क्या कभी पुलिस स्टेशन गए हैं ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या स्ट्रीट क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए? एक्सपीरियंस कैसा रहा? यकीनन एक भयानक तजर्बा होगा। जाहिर सी बात है आपको वहाँ चुलबुल पांडे या सिंघम जैसे किरदार तो नहीं मिले होंगे, बल्कि आपको मिलेगा ऐसा थाना कल्चर जो पाकिस्तान में इंसाफ के हसूल में पहली रुकावट है। ये थाने चलते कैसे हैं? इन्हें कितना बजट मिलता है? इनकी पुष्टपनाही के साथ क्या कुछ होता है? और कानून की रखवाली के नाम पर थाना किन किन धंधों में मुलव्विस होता है? ये सब आज आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपके सब्सक्राइब, फॉलो और वीडियो लाइक के साथ। हमारे यहाँ जो है थाना हर हफ्ते नीलाम हो जाता है। जिस शख्स के पास अच्छे पैसे हों वो थाना खरीद ले। लेबोरेटरी से जो अदालत को रिपोर्ट आई वो ये आई कि ये हीरोइन नहीं है, ये तो टेलकम पाउडर है। हर जुराइम से हासिल होने वाली रकम थाने पहुंचती है। एक दिन अतर रशीद भट्ट को मोबाइल फोन आया जिसमें अतर रशीद भट्ट को गालियां देती। बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला यार इसकी हिम्मत कैसे हुई कि एक क्रिमिनल जो है कि एसपी को फोन करके धमकी दे रहा है। जिस मुल्क में मस्जिदें कब्जों की प्लाट में बनती हैं उसमें थाना अगर वो कहते हैं मौक्कल के अड्डे, यानी मौक्कल वो होता है जो जुर्म करेगा, मौक्किल एसएचओ को बोलते हैं। जो ये सीएसएस करके आते हैं पीएसपी अफसरान, ये कम है? इनमें एक से बढ़ के एक करप्ट अफसर पड़ा हुआ है। नाजायज बिजनेस शुरू करने का तरीका यह होता है कि जो शुरू के 3 दिन होते हैं वो फ्री होते हैं। जो एएसपी भर्ती हुए जब रिटायर हुए हैं तो जरा आप उनकी जायदादें तो देखिए। हाईवेज पर उनके पेट्रोल पंप्स तो गिनिए। जैक्सन थाने को फौरी एसएचओ को ड्यूटी लगाई गई कि फौरी रेड करो। एसएचओ ने इनकार कर दिया। साहब सरताजा के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर सकता, भले डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दे। तो ये ना समझे कि जनाब कोई 1-2 लाख रुपए में जो है कोई थाना मिल जाता होगा। बात बहुत ऊपर से शुरू होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भी वो मालूमात नहीं होंगी जो पुलिस के इंटेलिजेंस के और पुलिस के लोगों के पास है। उसका हमने फायदा तक नहीं उठाया। पाकिस्तान का पुलिस एक्ट असल में बरतानिया के पुलिस एक्ट 1861 की बाकियात है। इस एक्ट का मकसद ही हिंदुस्तान के अवाम को गुलाम बनाना था, इसलिए पुलिस एक्ट को काला कानून कहा जाता था। और यही कानून सन 2002 तक हमारे मुल्क में नाफिज रहा और हम खुद इस काले कानून को मानते रहे। इसे बदलने की कोशिश भी की गई, मगर अफसोस हमारे सियासतदानों को नए निजाम में कोई दिलचस्पी नहीं। यही वजह है कि पुलिस रिफॉर्म्स आज तक नहीं हो सकी और आज भी एक शरीफ आदमी थाने जाते हुए घबराता है। कोई चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, स्ट्रीट क्राइम में कुछ छिन जाए, लोग अपने साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफी को सह जाते हैं, लेकिन शिकायत लेकर थाने नहीं जाते कि कहीं बची कुची जमा पूंजी भी ना चली जाए। जी हाँ, हमारे मुल्क के थाने ऐसे ही हैं, लेकिन इन थानों का एक पहलू और भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये है कि आखिर ये थाना चलता कैसे है। सैलरी में तो कौन गुजारा करता है? पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम है कि एक क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम उसको कहते हैं। अब ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू वो पैसे घर बैठे सबको, जैसे पुलिस हो गई, कस्टम हो गई, एक्साइज हो गई, उनको घर बैठे पैसे मिलते रहते हैं। जैसे जुआ है, सट्टा है, शराब है, मंशियात बिक रही है, वो जब बिकती है तो वो थाने की और कस्टम की और एक्साइज की इजाजत के बाद बिकती है। परवेज मुशर्रफ के बाद का दौर है और उससे पहले का दौर है। परवेज मुशर्रफ के बाद क्योंकि वार एंड टेरर की जंग शुरू हुई थी तो कुछ फंड्स पुलिस को मिलना शुरू हुए, लेकिन अभी तक उसमें से एक बहुत महदूद हिस्सा जो है वो अफसरान को मिलता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आला अफसरान वो फ़ंड अगर कोई किसी मकसद के लिए मुख्तस भी है तो वो बराए नाम कागज़ में उनको मिलता है और एसएचओज़ वगैरह से साइन करा के वो रकम आला अफसरान उसको हड़प कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सही मानों में इस पर इम्प्लीमेंट तो अभी भी नहीं हो रहा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पुलिस के पास एक बरसा बरस एक मुरवजा निज़ाम है, जिस निज़ाम के ज़रिए उनकी एक नाजायज़ आमदनी होती है। वो कहते हैं ना कि ओपन सीक्रेट वाली बात है। इलाके में होने वाला हर जुराइम से हासिल होने वाली रकम थाने पहुंचती है और अगर कोई वाक़या हो जाए, कोई क्राइम हो जाए तो फिर तो और वारे नियारे हो जाते हैं। फिर तो उसमें से बहुत कुछ लिया जाता है। मुलजिम किसी वाक़े के बाद अगर पकड़ा गया है, अभी वो मुजरिम नहीं है, अभी वो सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ाम है, तो उस शख्स के ऊपर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो कमाई का एक ऐसा ज़रिया बन जाता है थाने के लिए कि वारे नियारे हो जाते हैं। तो ये तो ऐसे ओपन सीक्रेट है कि जिनसे शहर का, शायद इस शहर की क्या बात करूं, ये पुलिस कल्चर, ये थाना कल्चर तो पूरे मुल्क का एक जैसा ही है तकरीबन। जो अफसरान मुकाबले के इम्तिहान से आते हैं उनके पास पुलिसिंग का तजुर्बा कम होता है और 90% जराइम को नॉन पीएसपी अफसरान ही देखते हैं। कांस्टेबल हो या इंस्पेक्टर, अवाम से डायरेक्ट डील करते हैं। यही वजह है कि थाने का सरबराह हर चीज का बादशाह होता है, वो काला करे या सफेद।
इसे कोई नहीं पूछता। थाना तो समझे पैसा बनाने वाली फैक्ट्री होता है और इस फैक्ट्री में काम करने वाले आपकी सोच से ज्यादा कर कमाते हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले ये फैक्ट्रियां कितना नाजायज पैसा कमाती थीं, जरा सुनिए। सन 2000 तक का आपको कंफर्म कर सकता हूँ कराची पुलिस की सालाना आमदनी कितनी थी। कराची पुलिस को तकरीबन यानी कमोबेश 5 अरब रुपए आमदनी थी एक साल की। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुलिस का एक मुरवजा निज़ाम है उसके तहत उस वक्त तक KMC का जो बजट होता था, जो सड़कों की तामीर और दूसरे कामों के लिए कराची के, वो भी 5 अरब होता था, लेकिन वो उतना ही बजट पुलिस पैदा कर लेती है। और वैसे जो असल वाकिफ़ान हाल हैं वो ये कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको ये 23 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो 23 सालों में जो है वो रकम की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप इसको डिवाइड कर दें तो वो मुख्तलिफ थानों में वहाँ के जुराइम के हिसाब से अलग अलग आमदनी है। कराची में जो है जो अच्छे थाने हैं जिधर अच्छी आमदनी है, तो मिसाल के तौर पे जैक्सन थाना है, रिजविया थाना है, सुरजानी थाना है, और जो सबसे छोटा थाना है जहाँ पे बिल्कुल आमदनी यानी वो है मलिर कैंट थाना। वहाँ पे आमदनी जो थी 80,000 थी। अब मैंने सुना है कि वो और भी कम हो गई है। वो भी है कि कुछ वहाँ की मैनेजमेंट क्योंकि वो गलत काम नहीं करने देती, तो मलिर कैंट के अंदर जो है वो कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस तरीके से है कि वहाँ के SHO को जो है ना वो 50,000, 60,000, 80,000 तक की रकम मिल जाती है। तो मगर वहाँ पर सिर्फ वो अफसरान जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं जो कम आमदनी पर गुजारा करें और वहाँ पर रहकर अपने कनेक्शन को मजबूत करें, क्योंकि वहाँ पे जो तबका रहता है वो बहुत बाअसर और ताकतवर तबका है। वो उससे कनेक्शन मजबूत कर लेता है और 2 साल बाद 4 साल बाद जब उसके कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं वो उससे फ़ायदा उठा के क्योंकि बड़ी पोस्ट भी हासिल कर सकता है। तो मलिर कैंट उमूमन पुलिस वाले नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगर जाना चाहेगा कोई अफसर तो उसकी रीज़न ये होगा जो मैंने आपको बयान किया। हमारे यहाँ जो है थाना हर हफ्ते नीलाम हो जाता है। जिस शख्स के पास अच्छे पैसे हों वो थाना ख़रीद ले। थाना ख़रीदता क्यों है कोई भी पुलिस अफसर, यानी इंस्पेक्टर लेवल का या जो भी शख्स SHO लगना चाहता है वो क्यों थाना ख़रीदता है? बोली लगती है बाकायदा तौर पर। उसके बाद वो ख़रीदता है इसलिए है कि उसे पता होता है कि इस इलाके से वो मज़ीद जो है कमाई कर सकता है। चलें, मैंने तो थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की वो तो मैंने शहरी इलाकों के थानों के हिसाब से की ना, लेकिन एक वक्त में तो इस शहर में ज़मीनों पर कब्ज़े के मामलात की वजह से शहर के जो मज़ाफ़ात के थाने हैं सबसे ज़्यादा बोली वहाँ लगा करती थी। मंगो पीर के थाने का अगर आपको जो है वो SHO लगना है तो उसके पैसे कुछ अलग होते थे। अगर आपको सुखन का लगना है तो उसके पैसे अलग हैं। अगर आपको मलिर के किसी और इलाके का गडाब की साइड की कहीं लगना है तो उसके पैसे अलग हैं, और वो पैसे शहर के किसी थाने के मुकाबले में जो है वो कई गुना ज़्यादा होते थे। और आने के बाद SHO ये नहीं करता था कोई थाने में रखे हुए 26 रजिस्टर पड़ता था। उसकी कोशिश ये होती थी कि जितने पैसे देकर वो आया है सबसे पहले तो वो पूरे कर ले और फिर अगली पोस्टिंग के लिए पैसा जमा कर ले और कुछ बचा भी ले, इससे पहले कि कोई दूसरा शख्स जो है वो पोस्टिंग ऑर्डर लेकर यहाँ आ जाए। थाना चलाने में कई लोग मदद करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? जी हाँ, नाजायज काम करने वाले। इनकी मुकामी SHO से मुख्तलिफ डील्स होती हैं कि थाने की हदूद में कितना धंधा होगा और वो कितना गंदा होगा। SHO जुर्म की नौयत के मुताबिक पैसे तय करते हैं। ये सब एक खास हायरार्की के तहत होता है, यानी नीचे से ऊपर तक सबको माल मिलता है। इस सिस्टम में कोई भी दूध का धुला नहीं। हाँ, अगर माल ऊपर तक नहीं पहुंचता तो इसका जिम्मेदार भी SHO ही होता है। SHO ने चार्ज लिया थाने का। चार्ज लेने के बाद हेड मेयर से बोलेगा कि बीटर कौन है बुला लो पुराना। पुलिस में भत्ते को बीट बोलते हैं ना, भत्ते का सिस्टम जो है शराब, चर्स, हीरोइन, जुआ, लड़कियां सप्लाई, मुख्तलिफ किस्म के जो लोकल ऑर्गेनाइज जुराइम है। तो उसका तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे SHO ने अब आ गया तो अब ये SHO वो देगा। तो इसमें पुलिस की जो पुरानी जो ओल्ड लैंग्वेज में जो इसको नाम देते हैं वो कहते हैं मौक्कल के अड्डे। यानी मौक्कल वो होता है जो जुर्म करेगा, ऑर्गेनाइज जुर्म। मौक्किल SHO को बोलते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि इसमें जो तीसरा आंसर होता है उसको वकील कहते हैं। वकील उसको कहते हैं एक बंदा पहली बार अब कोई जुर्म शुरू करना चाहता है लेकिन वो SHO तक रसाई नहीं रखता, उसके ताल्लुकात नहीं है, तो वो किसी बासर बंदे को, किसी लोकल पॉलिटिशियन से या किसी भी बासर बंदे से जिसके वहाँ तक लिंक हो, किसी बिजनेस, किसी के ज़रिए भी वहाँ तक पहुँचेगा SHO तक। SHO से बताएगा कि मैं आपके इलाके में ना शराब सप्लाई का काम करना चाहता हूँ। SHO से पूछेगा कि भाई आप कितनी खपत है, यानी कितनी सप्लाई। अब वो बताएगा कि मैं जो है ना महीने में 5,000 बोतल सप्लाई कर सकता हूँ।
तो एसएचओ हिसाब किताब लगाएगा और एसएचओ बताएगा कि सही है, आप मुझे इतनी जो है ना पैसे दोगे। तो बिज़नेस शुरू करने का, नाजायज़ बिज़नेस शुरू करने का तरीका यह होता है कि जो शुरू के 3 दिन होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी पुलिस उसमें उस जुराइम पेशे को माफ़ करती है, 3 दिन में हमें कोई आमदनी नहीं चाहिए। और सिर्फ जुए में ऐसा होता है कि एक ज़र ज़मानत रखा जाता है। मिसाल के तौर पर जुआ जितना साइज़ का होगा, छोटे लेवल का है, बड़े लेवल का है, तो एसएचओ बोलेगा कि यार मुझे 5 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, जितने साइज़ का जुआ होगा। तो जुए वाला हर हफ्ते में, हर 7वें दिन में जो है ना पाबंद होगा कि एसएचओ को तयशुदा रकम मुकर्रर करे। अगर 5 डार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा रकम मिलती है, इतनी का आप तस्वुर भी नहीं कर सकते अगर 5 डार्ट जुआ भी चल रहा है, क्योंकि उसमें आमदनी ज़्यादा होती है। ये होता है, डेफिनेटली होता है, एसएचओज भी कम तो नहीं होते ना, और इसीलिए जो है वो लिस्टें बनती रहती हैं। अभी 3 दिन पहले एक कराची के कई थानों में एसएचओ रहने वाले साहब जो भी डीएसपी हो गए, उनका फ़ोन आया और वो बड़े रो रहे थे कि जो शहर के करप्ट अफसरान की एक फहरिस्त तैयार हुई है उसमें उनका भी नाम है, और वो इस बात पे वो थे कि मुझे तो आज तक कोई एक शोकाज भी नहीं मिला होगा शोकाज, लेकिन आपने कहीं डंडी मारी होगी, ऊपर जो हिस्सा पहुंचाना होगा वह हिस्सा ऊपर पहुंचाने की बजाय आप ऊपर वाली के बजाय घर वाली को दे दिया होगा आपने। तो इसकी वजह से डेफिनेटली नाराज़गियाँ तो होती हैं। अगर सिर्फ ये कहें ना कि जनाब एसएचओ या डीएसपी के लेवल तक के जो अफसरान होते हैं वो ही करप्ट हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे गलत बात है। जो ये सीएसएस करके आते हैं पीएसपी अफसरान, ये कम है, इनमें एक से बढ़ के एक करप्ट अफसर पड़ा हुआ है। वो लोग जो एएसपी भर्ती हुए, जब रिटायर हुए हैं डीआईजी या एडिशनल आईजी के ओहदों पे, तो ज़रा आप उनकी जायदादें तो देखिए, हाईवेज़ पर उनके पेट्रोल पंप्स तो गिनिए, उनकी ज़मीनें तो गिनिए, उनके बंगले तो गिनिए, तो क्या वो ऐसे ही बन गई? और कोई ये ना समझे कि जनाब कोई 1-2 लाख रुपए में जो है कोई थाना मिल जाता होगा। बात बहुत ऊपर से शुरू होती है। इस शहर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग वज़ारत दाखिला के मातहत हुआ करती थी, और मैंने वहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान से लेकर एसएसपी लेवल के अफसरान तक को एक वज़ीर दाखिला के घर के बाहर फुटपाथ पर बैठे देखा है। और उस वक्त का रेट जो है वो ये था कि कम से कम 20 लाख रुपए एक थाने के हुआ करते थे। आप हैरान होंगे कि एसएचओ का ताल्लुक सिर्फ छोटे मोटे जुराइम पेशा अफराद से नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड से भी होता है। रुकिए, ऐसा ताल्लुक बनाना हर एसएचओ की बस की बात नहीं है। इसके लिए बड़ा असर रसूख होना चाहिए। डॉक्स में बड़ा कारोबार जो है वो ये गैर मुल्की शराब का है, और दूसरा बंगाली लड़कियों की स्मगलिंग का है। वहाँ पे बाकायदा उसका जो है जो मोहम्मदी कॉलोनी अब कहते हैं, पहले मच्छर कॉलोनी उसका नाम था, मशहूर तो मच्छर कॉलोनी के नाम से। वहाँ पे बाकायदा दफ्तर है, अगर किसी को लड़की ख़रीदनी होती है तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कराता है, अपनी रिक्वायरमेंट बता देता कि किस एज की और जो है ना क्या क्वालिटीज़ की लड़की चाहिए, तो फिर वो उसको लड़की को अपने जब स्मगल कराते हैं तो वो उस बंदे के हवाले कर देते हैं। वो एक बिज़नेस है, उससे भी पुलिस को आमदनी होती है। एक ख़तरनाक काम है जो है वो कुछ वहाँ से बारूद स्मगल होता था, उस पर अभी तक किसी ने भी वर्किंग नहीं की, वो भी वहाँ पे होता है। सुरजानी थाना जैसे है, कराची के अंदर हथियारों की सप्लाई है या गोलियों की सप्लाई है, वो सुरजानी थाने से है ना, यानी सुरजानी की हदूद है वो। तो वहाँ पे एक जगह है जिसको अफ़गान कूची कैंप भी बोलते हैं, अफ़गान खैमा बस्ती भी बोलते हैं। वहाँ पे मिट्टी के मकान बने हैं, पुलिस को उमन अलाउ नहीं होता। जब वहाँ पे पुलिस ने जाना होता है तो वो एसएचओ को बताते हैं, एसएचओ वहाँ के क्रिमिनल से रब्ता करता है, उनसे परमिशन लेता है, फिर वो सदूद में जाते हैं वो। तो ये जो जितने भी हथियार होते हैं जो यहाँ की तंजीमें ख़रीदती हैं, आपको मशीन गन लेनी है, आपको एंटी एयरक्राफ्ट लेना है, पिस्टल लेना है, क्लाशनकोफ लेनी है, हैंड ग्रेनेड लेने हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें अवेल हैं। और अगर आप बड़े लेवल पर हथियार ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपको सप्लाई कर देते हैं। इनकी तादाद तकरीबन ऐसे होगी कि ये कोई 200 से 250 स्मगलर्स हैं, तो इनमें से कभी कोई पकड़ा नहीं गया। ये भी मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, 1990 की दहाई से स्मगलर्स काम कर रहे हैं, और अब तो ये पोजीशन है कि जो स्मगलर बूढ़े हो गए हैं या जो है ना मर गए, तो उनकी जगह उनके बेटों ने संभाल ली है या उनके जो नायब हैं उन्होंने संभाल ली है। पूरे पाकिस्तान में और पूरे यानी कराची में जो गैर मुल्की शराब स्मगल होती है तो वो जैक्सन 2 जगहों से आती है, एक जैक्सन और एक डॉक्स थाने के ज़रिए। तो यहाँ से जो है ना एसएचओ को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि महीने में जो है ना करोड़ों रुपए की शराब होती है और साल में अरबों रुपए की शराब यहाँ से निकलती है। तो ये फिर पुलिस की सपोर्ट होती है, पुलिस फिर अपनी गाड़ियों में या उन गाड़ियों के अंदर पुलिस वाले की ड्यूटी लगती है, वो शराब को अपने इलाके को हदूद से पार करा देते हैं। हमारा जो बेसिक पुलिस का बेसिक यूनिट है वो है थाना। तो थाना जो है वो आजकल जो है वो तो पॉलिटिशियन लगा रहे हैं एसएचओ को, वो किस तरह लग रहे हैं बहुत सी बातें हैं।
पसे पर्दा भी हैं, बहुत सी बातें मंजर आम पे भी हैं। अफसरों का जो है वो उसमें DIG का या SSP का या एडिशनल IG या IG का मेरे ख्याल में SHO लगाना या जिला SSP लगाना उनके हाथ में नहीं है। पुलिस का ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों के साथ रिश्ता बहुत मजबूत होता है। आपको एक ऐसा दिलचस्प वाकया सुनाता हूं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या चोली दामन का साथ है। एक बहुत मशहूर क्रिमिनल सरताजा था जिसका बहुत बड़ा गैंग था। इसकी गिरफ्तारी तकरीबन नामुमकिन थी, मगर इसको गिरफ्तार करने के लिए SP अतर रशीद भट्ट ने कदम बढ़ाया और मुख्तलिफ मुकामात पर छापे पड़वाए। फिर क्या हुआ? एक दिन अतर रशीद भट्ट को मोबाइल फ़ोन आया जिसमें किसी ने उसको मुखातिब करके गालियाँ शालियाँ उसको अतर रशीद भट्ट को गालियाँ दी थी। अतर रशीद भट्ट को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि यार इसकी हिम्मत कैसे हुई कि एक क्रिमिनल जो है कि SP को फ़ोन करके धमकी दे रहा है। तो वो जैक्सन थाने को फौरी SHO को ड्यूटी लगाई गई कि फौरी रेड करो, कार्रवाई करो और जो है ना इसको गिरफ्तार करके लेके आओ। SHO ने इनकार कर दिया कि साहब सरताजा के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर सकता, भले डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दें। कोई अफसर रेड करने पर तैयार नहीं हुआ। पता ये चला कि सरताजा सबको पैसे देता है, सबको हिस्सा देता है। आखिर एक बड़े जो है ज़बरदस्त अफसर थे, इंस्पेक्टर इदरीस बंगश, जो काम को अच्छे पुलिस अफसर ना कर सके ये करने पर राज़ी हो जाते थे। ये गए और ये जो है ना उसको ट्रेस करके उसको गिरफ़्तार करके ले आए। मुझे जब इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया तो मैं जैक्सन थाने गया, तो वहाँ पे जो तमाशा देखा वो बड़ा ज़बरदस्त। आप हैरान हो जाएंगे कि मुलजिम अंदर है, मैं कागज़ पेन लेके बैठा हूँ, गुफ्तगू मेरे साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहा था। बाद में फिर इन लोगों ने उसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर उसको सेट किया तो फिर मुझे उसने इंटरोगेशन कराई। बाहर मैंने देखा कि सुबह की जो यानी मुख्तलिफ शिफ्टों के जो पुलिस अफसरान होते हैं और मुख्तलिफ जो इस टाइम पे सारे जो नहीं मौजूद भी नहीं होते, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और गाड़ियों का बाजार लग रहा है। तो बीच में मैं जब निकला तो मैंने मालूमात ली क्या हो रहा है। पता ये चला कि सरताजे ने ये बोला, यानी इन पुलिस वाले अफसरान से ये शर्त रखी थी कि अगर कभी मेरी बदकिस्मती से गिरफ़्तारी पेश आए तो मैंने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं खर्च करना, मेरा सारे मामला जो है ना पुलिस खुद देखेगी, पुलिस ही मुझे रहा कराएगी, पुलिस पैसे इकट्ठे करेगी। तो अब जो किसी पुलिस अफसर के पास 20,000 थे, 10,000 थे, 50,000 थे, 3 लाख थे, वो वहाँ पर टेबल पे ना पैसे इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ पे सारे अफसरान ने अपनी सारी गाड़ियाँ बेच दी। इस तरीके से जो है वो उस वक्त जो ज़रूरत थी ना सरताजों को, 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे में 20 लाख इकट्ठे कर लिए। और उसके बाद एक तरफ SP के कहने पर सरताजे के ख़िलाफ़ कागज़ी कार्रवाई हो रही है, इसके ख़िलाफ़ हेरोइन का मुकदमा बनाया गया, हेरोइन सारा जो ऊपर से अफसरान ने तय किया था। फिर हुआ ये कि पुलिस वालों ने ये पैसा देकर FIR भी कटी, सब कुछ हुआ। उन्होंने जो लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है ना जिसमें हेरोइन का वहाँ पर ये पैसे खिला दिए और लेबॉर्ट्री से जो अदालत को रिपोर्ट आई वो ये आई कि ये हेरोइन नहीं है, ये तो टेलकम पाउडर है। इस तरीके से ये हुआ कि वो बरी हो गया उस केस में। एक शरीफ आदमी शायद इतने अपने कमिटमेंट का पाबंद नहीं होता होगा, लेकिन क्रिमिनल्स में उमूमन जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल होते हैं ये अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि थाने के अखराजात भी सरकारी बजट से पूरे नहीं किए जाते। इन अखराजात को पूरा करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। शायद आप भी कई बार इस सिस्टम का शिकार हो चुके हों। हेड मोहरर को पुलिस की लैंग्वेज में माँ बोलते हैं और SHO को बाप। तो ये माँ बाप का रिश्ता मजबूत होगा तो थाना मजबूत होगा। अब जैसे तोड़ सिस्टम है, तोड़ सिस्टम ये होता है कि मिसाल के तौर मुलजिम पकड़ा गया, अब वो देखेंगे ये मुलजिम किस नौइयत का है, क्या है, उसके हवाले से। तो अब उससे किसी की ड्यूटी लगाई जाती है, इसे तोड़ करो। जो उसका अफसर होगा इन्वेस्टिगेशन का कर रहा है या जो ऑपरेशन अफसर है, वो उस टेररिस्ट से या क्रिमिनल से बोलेगा कि यार देखो तेरे पास 4 पिस्टल निकले हैं, हम मजीद भी देर पर डाल देंगे और तेरे को इतना बड़ा बना देंगे दहशतगर्द। तो अब एक है कि हम एक ही पिस्टल डालेंगे, 3 हटा देते हैं, इसके कितने पैसे देगा। तो ये होता है कि वो केस कमजोर करने के पैसे कर लेता है, तो उसको कहते हैं तोड़ करना। फिर होता है एक फटीक सिस्टम। फटीक डालने से मुराद सिक्योरिटी ड्यूटी लगी हुई है, तो उसके हुदूद में मिसाल के पे 200 सिपाही ड्यूटी दे रहे हैं। अब उसको SSP या DIG इसको ये बोलेगा कि यार वो 200 आदमियों का ना खाना करना है, बिरयानी करनी है, उसका बिल भी बनता है, उस पर SHO दस्तखत भी करता है, लेकिन वो पैसे SSP या DIG वसूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले उस बिरयानी वाले को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इलाके में। अब हो गया एक खर्चा सिस्टम ना। खर्चा सिस्टम होता है लो कैटेगरी के पुलिस अफसरान के लिए। मिसाल को ठेला गलत खड़ा हुआ है, ठेले खड़े हुए हैं, ठेले सब्जी बेच रहे हैं, तो ठेले वालों से बोलेंगे 50-50 पकड़ाओ रोज़ के, गोश्त वाले से ले लिया, सही है ना। तो वो होता खर्चा खर्ची। एक होती है रूटीन स्नैप चेकिंग।
रूटीन में अगर वो स्नैप चेकिंग करते हैं तो उसमें वो किसी के पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी वो नहीं है, हालांकि पुलिस की, लोकल पुलिस की ड्यूटी नहीं होती है, ट्रैफिक पुलिस की होती है, लेकिन उससे 50-100 जो भी निकलता है तक 10-20 रुपये भी ले लेते हैं, ऐसे वाक़यात भी होते हैं। जैसे पुलिस की मोबाइल चलती है तो उसने सारा दिन गश्त करना है, अब आपको मिल रहा है 6 लीटर 8 लीटर पेट्रोल डीजल मिल रहा है, उस डीजल में तो वो गश्त का काम नहीं हो सकता। तो एसएचओ मोबाइल अफसर पे फटीक मारेगा कि ये पेट्रोल डीजल आप करोगे। आपने देखो ड्यूटी अफसर होता है और रोजनामचा मुहर्रर होता है, तो ये रोजनामचा बज़ाहिर तो पुलिस से ऊपर की तरफ से मिलता है फ्री में, लेकिन ये ख़रीदना पड़ता है इनको, ये इसके पैसे होते हैं। रोजनामचा जो ख़रीदेगा तो रोजनामचा मुहर्रर ने जो बंदा कंप्लेन लेके आए या कोई रोजनामचा कटवाने आए, इससे ये 150, 200, 500 जैसा ग्राहक होता है वैसे वो चीज़ पकड़ लेते हैं। पुलिस के निजाम को शायद जानबूझकर बेहतर नहीं किया जाता। इस गले सड़े निजाम से कौन फायदा उठा रहा है, इसका कुछ अंदाजा तो आपको भी हो गया होगा। जब पुलिस जराइम खत्म करने की बजाय मुजरिमों से ही याराना बढ़ा ले तो किससे गिला करें? वैसे कोई बेहतरी का इम्कान है भी या नहीं? अरबों रुपए का बजट है सिंध पुलिस का, सिर्फ सैलरीज को निकाल कर अभी इतना बजट है कि आप आराम से चला सकते हैं। और हर साल हमने ये देखा है कि बजट में इजाफा होता है पुलिस के। आज 30-35 सालों में रेंजर्स इस शहर में मौजूद है और आप अरबों रुपए रेंजर्स को यहाँ रहने के ऊपर अदा करते हैं, उसकी रिहाइश के ऊपर उनके अखराजात जो है वो सिंध गवर्नमेंट अपने बजट से देती है। वफाक से अलग मिलता है, सिंध गवर्नमेंट अलग देती है। ये पैसा अगर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर पुलिस की लगाया जाता तो मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। मेरे ये 38 साल का एक्सपीरियंस है पुलिस के ऊपर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भी वो मालूमात नहीं होंगी जो पुलिस के इंटेलिजेंस के और पुलिस के लोगों के पास है, उसका हमने फ़ायदा तक नहीं उठाया। कराची में जितनी भी ये 8-9 इंटेलिजेंस एजेंसियाँ काम कर रही हैं, ये मैं कहता हूँ कि एक तराजू के एक पलड़े में सारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ रख दें और दूसरे पलड़े में स्पेशल ब्रांच पुलिस रख दें, ये स्पेशल ब्रांच जीत जाएगी। इसका कोई फ़ायदा आज तक किसी ने नहीं उठाया। थानों को सियासी दबाव से निकालने की बात बार बार की गई, कई बार की गई, लेकिन यहाँ हर चीज बदल जाएगी। नहीं बदलेगा तो थाना कल्चर नहीं बदलेगा।